हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासरूम में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूँ आज आपके लिए क्लास 8th का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है अ विजिट टू कैम्ब्रिज, जो कि हनी ड्यू का एक लेसन है जिसको लिखा है फिरदौस कांगा महोदय ने। ये है फिरदौस कांगा और जिनसे मुलाकात होने वाली है इस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो लंदन में इंग्लैंड में है। ये है स्टीफन हॉकिंग्स, द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको बता दूं मैं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या बताने वाला हूं ताकि आपको ये कंफर्मेशन रहे कि आप क्या वीडियो में पाने वाले हो। सबसे पहले आपको फिरदौस कांगा यानी कि राइटर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा ताकि आपको पता हो ये हैं क्या और क्या करने के लिए ये विजिट करते हैं कैम्ब्रिज में। विजिट मतलब होता है जाना, देखना, मिलना, और कैम्ब्रिज मतलब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। और इसके बाद हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन की, वो भी इमेज के माध्यम से, यानी कि आपको ये वीडियो में जो समरी दी जाएगी वो डिटेल में दी जाएगी, सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलने वाली जो बुक में है वो भी इमेज के माध्यम से, ताकि आपको स्टोरी आसानी से समझ में आ जाए। बुक के अंत में जो आपके क्वेश्चन दिया गया है उसका सोल्यूशन आपको यहाँ मिलेगा, यानी कि न केवल आपको स्टोरी दी जाएगी बल्कि इसका सोल्यूशन भी यहाँ आपको मिलने वाला है। तो आप आराम से बैठ जाइए, इत्मीनान से बैठ जाइए, वीडियो के अंत तक देखिएगा, स्किप मत करेगा, वीडियो को छोड़कर मत भागिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए स्टोरी। तो चलते हैं अबाउट द राइटर के बारे में बात करते हैं। ये है फिरदौस कांगा महोदय, 1960 में इंडिया में पैदा हुए थे, अभी भी ये जीवित हैं, बट ये है कि ये लंदन में रहते हैं। ये एक राइटर हैं और ये एक्टर भी हैं, क्योंकि एक मूवी में काम किए थे और वो भी अपने ही द्वारा लिखे गए नावल की जो मूवी बनी थी उसमें। इनका एक नावल है ट्राइंग टू ग्रो, उसका बना था मूवी जिसका नाम था सिक्स्थ हैप्पीनेस नामक मूवी में इन्होंने काम किया है। आप अगर चाहें तो सिक्स्थ हैप्पीनेस गूगल कर लें और उसमें आपको इनका रोल मिल जाएगा। तो ये न केवल एक राइटर, एक एक्टर है, बल्कि एक जर्नलिस्ट भी हैं, यानी पत्रकार भी हैं। तो ये पत्रकारिता के लिए दूर दूर की यात्रा करते हैं और इन यात्राओं में इनके साथ क्या क्या होता है, किन किन से मिलते हैं, क्या क्या फील करते हैं, वो ये लिखते हैं। और ऐसा ही यात्रा से जुड़ा हुआ एक बुक है, ट्रैवल बुक, यात्रा से रिलेटेड बुक, जिसका नाम है हीवन ऑन व्हील्स। व्हील्स मतलब व्हील चेयर जिस पर ये बैठे हैं। चूँकि ये हैंडीकैप हैं, इनके बोन्स जो थी वो बचपन से ही टूटने लगे थे, इसलिए ये हमेशा जो थे वो बचपन से ही ये व्हील पर ही बैठे। और ये 4 फीट के थे, उससे नॉर्मली आप कह सकते हो कि 4 फीट बैठने के बाद तो वैसे भी इंसान 2-2.5 फीट लगता है। तो ये व्हील्स पर जहाँ जहाँ जाते हैं अच्छे अच्छे लोगों से मिलते हैं, तो ये अच्छे अच्छे लोगों से मिलने को कहते हैं हिवन, यानी स्वर्ग, यानी कि अच्छा इनको मिलता है। तो व्हील कुर्सी पर इनको स्वर्ग का नज़ारा मिलता है अच्छे अच्छे लोगों से मिल करके। तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में है। फिलहाल हम स्टोरी में चलते हैं, लेकिन स्टोरी में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका लेसन है ना, वो हीवन ऑन व्हील्स जो बुक है इसी का एक पार्ट है, यानी कि जो आप पढ़ने वाले हो विजिट टू कैम्ब्रिज, वो आपके हीवन ऑन व्हील्स से ही लिया गया है, जो इन्होंने लिखा हुआ है फिरदौस कांगा महोदय ने। इसमें जो कैरेक्टर है मेन वो है स्टीफन हॉकिंग, जो कि आपको बताया मैंने कि दुनिया के जब जीवित थे ये, अभी चूँकि हाल ही में इनका निधन हुआ जल्दी रिसेंट में ही, जब जीवित थे तो ये माना जाता था कि दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट, जीवित साइंटिस्ट में ये प्रथम स्थान पर थे। और फिलहाल ये कहा जाता है कि आइंस्टीन महोदय के बाद इन्हीं का नंबर आता है सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक के रूप में। और ये आपके राइटर फिरदौस कांगा महोदय, ये 2 मेजर कैरेक्टर हैं। तो चलते हैं, स्टोरी शुरू करते हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि जो मैंने इमेज लिया है ना वो learnapt.com से लिया है। तो शुक्रगुजार हूं इस वेबसाइट का जहां से मुझे इमेज मिला ताकि मैं आपको समझा सकूं आसानी से। तो शुरू करते हैं स्टोरी को। पहले जो था लेखक ना, वो इंग्लैंड इसलिए वो जाना चाहता था, या इसलिए इंग्लैंड उसको अच्छा लगता था क्योंकि वहाँ एक यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। लेकिन अब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी अच्छा और अधिक महत्व रखने वाली बात उसके लिए हो गई थी, और वो थी स्टीफन हॉकिंग से मिलना। तो पहले इंग्लैंड अच्छा लगता था क्योंकि वहाँ कैम्ब्रिज है, बट अब कैम्ब्रिज इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ स्टीफन हॉकिंग जैसा एक महान साइंटिस्ट है। तो स्टीफन हॉकिंग जो कि एक विकलांग व्यक्ति हैं, उनसे मिलने के लिए ये बंदा जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ जाता है और इन महोदय से पूछता है रास्ता, कि बताओ आप मुझे कहाँ पर है वो। ये महोदय बताते हैं कि इधर से आपको इस साइड में जाना है। स्टीफन हॉकिंग से मिलने का ये बहुत मन इसका करता है। बताया जाता है कि आइजैक न्यूटन के उत्तराधिकारी हैं ये महोदय, और विश्वविद्यालय में इनका एक अच्छा सा पद है। वे एक माने जाने, ये बताया जाता है यहाँ पे लोगों के द्वारा कि एक माने जाने वो एक खगोल भौतिक वैज्ञानिक है, और उन्होंने एक बुक लिखी हुई है, और वो बुक का नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम।
ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये ऐसी बुक है जिनको लिखने वाले हॉकिंग महोदय हैं, और ये बुक ऐसी बुक थी जो उस समय जब पब्लिश हुई ना तो दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक में उसका नाम आया, यानी कि बहुत ज़्यादा उसकी सेलिंग हुई थी, इतनी डिमांड थी उस लेखक की और लेखक के द्वारा लिखे गए इस लेख की। लेखक जो है वो स्टीफन हॉकिंग से मिलने के लिए उनके घर पर फ़ोन करता है, क्योंकि ऐसे महान लोगों से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। क्योंकि ये अपॉइंटमेंट लेकर के इंडिया से गया था लंदन, लेकिन ये है कि वहाँ जाने से पहले भी उसको एक बार फ़ोन करना था। तो ये बंदा जो है वो फ़ोन करता है हॉकिंग के घर पर। हॉकिंग का जो सहायक बंदा होता है वो टेलीफोन उठाता है और सहायक बंदे से ये कहते हैं कि मैं इंडिया से आया हूँ और मैं व्हील चेयर पर हूँ, इसलिए मुझे जल्दी से मिलने की इजाज़त दी जाए। सहायक ने बताया कि ठीक है, आप आ सकते हो, बट ये है कि आप करने क्या आए हो। तो इन्होंने बताया कि मैंने पहले ही बताया था कि मैं ब्रिटेन यात्रा पर हूँ और पुस्तक लिख रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं स्टीफन हॉकिंग से मिलूँ, मेरी बड़ी इच्छा है, और उनके बारे में भी अपने बुक में पब्लिश करूँ। तो प्रोफेसर से मिलने का इनका टाइम फिक्स हो गया 3:30 से 4 बजे का, 3:30 शाम के 3:30 से 4 बजे का आधे घंटे इनको मिली टाइम कि आप बात कर सकते हो, मिल सकते हो, इंटरव्यू ले सकते हो स्टीफन हॉकिंग का। लेखक जो है ये महसूस कर रहा है, लेखक यहाँ पे महसूस करता है कि विकलांग लोग, देखिएगा इसमें जो बातें हो रही है सिर्फ दो लोगों के बीच में। लेखक जो है वो पूछता है स्टीफन हॉकिंग से और स्टीफन हॉकिंग जवाब देते हैं। चूँकि स्टीफन हॉकिंग हिलने डुलने लायक नहीं है, वो जवाब नहीं दे पाते, लेकिन उनके पास एक ऑटोमेटिक सेंसर से जुड़ी हुई एक कंप्यूटर है जिसके द्वारा आवाज़ आती है। यानी कि ये स्टीफन हॉकिंग मूव नहीं कर पाते, लेकिन ये है कि फिंगर से जब वो प्रेस करते हैं या जब सेंसर इनका काम आता है, चूँकि वो कंप्यूटर हार्ट से भी जुड़ा है, इनके दिल से भी जुड़ा है, फिंगर से भी जुड़ा है, हर एक पार्ट से जुड़ा है। तो वो कंप्यूटर जो ये बोलना चाहते हैं स्टीफन हॉकिंग, वो कंप्यूटर बोलता है, ठीक है। तो कंप्यूटर जवाब देगा और लेखक पूछेंगे प्रश्न। कंप्यूटर बहुत हल्का जवाब देगा, फिर भी लेखक को लगेगा कि ये महान इंटरव्यू था दुनिया में उसका जो स्टीफन हॉकिंग से उसने लिया। तो लेखक जो है वो महसूस कर रहा है, ये है लेखक आपके। लेखक महसूस कर रहा है इस समय कि विकलांग लोग उन व्यक्तियों से नॉर्मली ऊब जाते हैं जो उन्हें बहादुर बनाने की कोशिश करते हैं। आपने भी देखा होगा जो हमारे यहाँ हैंडीकैप होते हैं, विकलांग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उनको लोग जो है वो बड़ी दयालुता वाली निगाहों से देखते हैं। बेचारा कहते हैं उसको, बेचारा अंधा है, बेचारा लूला है, बेचारा लंगड़ा है, ऐसे बेचारे की फीलिंग आती है। लेकिन ऐसे बेचारे कहने वाले लोगों से ये जो हैंडीकैप लोग हैं ना, ये ऊब जाते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि वो उन्हें बेचारा टाइप का कहें और उन्हें बहादुर बनाने के लिए प्रेरित करें। वे उस समय अधिक बलशाली बन जाते हैं, ये विकलांग लोग उस समय अधिक बलशाली बन जाते हैं जब वे अपने जैसे किसी विकलांग व्यक्ति को कोई महान उपलब्धि करते हुए देखते हैं। तो वो सोचते हैं कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो चूँकि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइटर थे कांगा महोदय, और जो जिनसे मिलने जा रहे हैं वो भी एक महान वैज्ञानिक है। तो चूँकि दोनों महान व्यक्ति हैं और दोनों हैंडीकैप है, दोनों विकलांग हैं, इसलिए जब ये देखते हैं कि कोई महान उपलब्धि प्राप्त कर रहा है एक विकलांग हमारे कैटेगरी का, तो उन्हें बड़ा बल मिलता है और ये भी चाहते हैं कि हम भी वैसे ही करें। यहाँ बताया जाता है कि किस तरह से दो असाधारण प्रतिभा के धनी महान वैज्ञानिक, महान राइटर जो है वो एक दूसरे से मिलने वाले थे मीटिंग में, और एक दूसरे से बातों का, विचारों का आदान प्रदान करने वाले थे। मीटिंग शुरू होने वाली थी। फिरदौस जो है वो लेखक के साथ साथ पत्रकार भी है और मुंबई में काम भी करता था उस समय। हॉकिंग की तरह वह भी व्हील चेयर पर अपना जीवन बिताने के लिए मजबूर था। जैसे हॉकिंग थे वैसे ये भी व्हील चेयर पर चलता था, जैसे यहाँ पे व्हील चेयर है। अब इंटरव्यू शुरू होने वाला था जिसमें दो महान व्यक्तियों के बीच में विचारों का आदान प्रदान होने वाला है। और इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं ये महोदय, वो ये कि डिसेबल लोगों को कैसा फील होता है, यानी कि जो विकलांग होते हैं उनको फील कैसा होता है, कैसा लगता है उनको, क्या व्हील चेयर पर रहना और नॉर्मल लोग को देखना, और नॉर्मल लोग देख करके क्या फील करते हैं, क्या रिएक्ट करते हैं जब वो देखते हैं कि आप व्हील चेयर पर बैठे हो, आप बेचारे से हो। तो ये प्रश्न पूछना चाहते हैं और प्रश्न पूछते भी हैं। लेकिन जब ये देखते हैं स्टीफन हॉकिंग को पहली बार जब देखते हैं तो इनको बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये बेचारा खामोश बिना हिले जुले बैठा है, जैसे कि एक फ़ोटो फ्रेम हो, बिल्कुल बिना हिले। तो चूँकि इन्होंने प्रश्न पूछ लिया था तो प्रश्न के जवाब में अब कंप्यूटर जो है वो रिप्लाई करेगा। कंप्यूटर ने जवाब दिया जो इन्होंने पूछा था। कंप्यूटर ने जवाब दिया कि प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग जो है ना वो कभी भी बहादुर बने ही नहीं, और इसमें कोई विकल्प भी नहीं था। क्यों बहादुर बने ये जो है अपने आप में है, लोगों से क्या मतलब है, लोग कैसा रिएक्ट करते हैं, लोगों को कैसा फील होता है इन्हें देख करके, इनको कोई मतलब नहीं है। लोग इनको चाहे कुछ भी कहे, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेखक जो है फिर से प्रश्न पूछेगा। लेखक ने उससे कहा, यानी कंप्यूटर से कहा कह सकते हो आप, या स्टीफन हॉकिंग से कहा कि बहुत से लोग यह सोचते हैं कि जो विकलांग लोग होते हैं ना वो हमेशा दुखी रहते हैं, क्या ये सच है? इसके जवाब में स्टीफन हॉकिंग का जवाब आया, यानी कंप्यूटर से जवाब आया, बिल्कुल
ये तो प्रश्न बड़ा मजाकिया टाइप का लगता है जो आप कह रहे हो कि सदा दुखी रहते हैं विकलांग लोग। हाँ, ये है कि इस बात से मैं सहमत हूँ, यानी हॉकिंग महोदय ये कहना चाहते हैं कि इस बात से सहमत हूँ, विकलांग लोगों को लोग बड़ा परेशान समझते हैं, कहते हैं कि बड़ा दुखी रहता है ये। तो आवाज़ ने कहा कि बड़ा मजाकिया प्रश्न लगता है जब ऐसा लोग कहते हैं। तो लेखक फिर अपना अगला प्रश्न अपने बारे में पूछता है। देखिएगा क्या पूछता है वो अपने बारे में। कहता है कि क्या आपको उस समय चिढ़न होती है जब लेखक जैसा यानी मेरे जैसा कोई व्यक्ति आपके काम में विघ्न डालता है? तो कंप्यूटर से जवाब मिलती है, हाँ बिल्कुल। और ये कह करके स्टीफन हॉकिंग जो है वो मुस्कुरा देते हैं। लेखक को लगता है कि सीधा सीधा आंसर दे रहा है बंदा, लगता है कि ये बहुत शॉर्टकट में बातें करता है और सीधा बात करता है। यानी कि बंदे ने साफ साफ कह दिया, हाँ मुझे चिढ़न होती है जब मेरे काम में कोई टांग अड़ाता है, मेरे टाइम को खाता है, तो मुझे चिढ़न होती है। लेखक को उसमें प्रोफेसर जो थे, हॉकिंग जो थे, वो संसार भर के सर्वाधिक अच्छे व्यक्तियों में से एक लगे। फिर भी जब उन्होंने देखा, लेखक ने जब देखा स्टीफन हॉकिंग को, तो कहा कि मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि वो सिर्फ हड्डी बचे थे, बहुत कमज़ोर हो चुके थे उस समय। बहुत अच्छे लगे थे मुझे, लेकिन यह है कि बहुत बुरा भी लगा उनको देख करके कि वो हड्डी अस्थि पंजर बचे हैं। लेखक ने विकलांग होने में सबसे अच्छी बात क्या है इसके बारे में राय जानी स्टीफन हॉकिंग से। कहा आप बताइए मुझे कि अगर आप विकलांग हैं, खुद विकलांग है लेकिन फिर भी पूछा है कि आप विकलांग अगर हैं तो बताइए इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, क्योंकि भगवान जो करता है उसमें कुछ न कुछ अच्छा ही छिपा होती है। तो इसके बारे में हॉकिंग जो है वो महोदय कहते हैं इसमें कोई अच्छी बात नहीं है। भाई डिसेबल होना, अब विकलांग होना, इसमें कोई अच्छी बात होती है क्या? लेखक जो है फिर से अपना अगला प्रश्न पूछता है। कहता है क्या इस कारण से, विकलांगता के कारण उसे संसार में अत्यधिक दयालुता वाले नज़र से देखा जाता है क्या? तो आवाज़ ने, कंप्यूटर ने जवाब दिया, बिल्कुल, इसके कारण लोग दयालुता भरी नज़रों से देखते हैं हमें। अन्य व्यक्तियों की भांति जो है लेखक भी जो है वो स्टीफन हॉकिंग के उत्तरों से काफ़ी प्रेरणा लेता है, मोटिवेट होता है वो। यह विचार हॉकिंग को नहीं अच्छा लगा और नहीं उसे सांत्वना मिली जब इसने कहा कि मैं भी आपकी तरह विकलांग हूँ, लेकिन जब आपकी बातें सुनता हूँ, आपका इंटरव्यू देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। ये बंदा का इसमें कोई अच्छी चीज़ नहीं है जो आप कह रहे हो, और ना ही मुझे सांत्वना मिलती है कि हाँ मेरी बातों को पढ़ करके लोग जो है वो इंस्पायर होते हैं। इस प्रश्न को पूछने पर लेखक को अफसोस भी हुआ कि यार मैंने क्या पूछ लिया इनसे कि बुरा लगता है, अच्छा लगता है विकलांग होने पर। फिर भी दूसरे व्यक्तियों के द्वारा हॉकिंग के जीवित रहने की सराहना किए जाने से उसे कोई सांत्वना नहीं मिली। यानी कि दूसरे लोग सोचते हैं यार हॉकिंग जीवित क्यों है, जब वो इतना विकलांग है, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो जीवित ही क्यों है? ये कहना चाहते हैं कि मैं जो हूँ चाहे जैसा हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे सिंपैथाइज्ड होकर के देखें, मुझे ऐसा देखें कि मैं बेचारा टाइप का हूँ। ये सोचना गलत है, मैं बेचारा बिल्कुल नहीं हूँ, भले मैं बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता। फिर लेखक ने उनसे पूछा कि विकलांग व्यक्तियों के लिए उसकी क्या नसीहत है। जो है राइटर जो है वो पूछना चाहता है बहुत सारे क्वेश्चंस, और ये महोदय जो है वो उसका सटीक आंसर देंगे। तो ये पूछते हैं, राइटर पूछते हैं, फिरदौस महोदय पूछते हैं हॉकिंग से, कहते हैं कि बताइए आप विकलांग व्यक्तियों के लिए आपकी राय क्या है, आप क्या नसीहत देना चाहते हो उनको? तो आवाज़ ने, कंप्यूटर ने विकलांगों को नसीहत दी। कहा कि वे केवल उसी बात पर ध्यान केंद्रित करें जिसमें वे अच्छे हों। यानी कि विकलांग जिस काम में अच्छे हैं ना, उसी पर ध्यान दें, उससे ज़्यादा वो कुछ न करें। राइटर ने कहा आखिर क्या बात है, क्या क्या ना करे वो? तो महोदय ने, हॉकिंग ने जवाब दिया, या उनके कंप्यूटर ने जवाब दिया कि जो डिसेबल्ड लोग होते हैं ये ओलंपिक में भाग लेते हैं। आपने भी देखा होगा पैरा ओलंपिक होता है जिसमें विकलांग लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये कहते हैं हॉकिंग महोदय कि नहीं, ये टाइम वेस्टिंग है, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, उन्हें आवश्यकता से अधिक उत्साही नहीं होना चाहिए। लेखक ने कहा मुझे पता है कि आप क्या कहना चाहते हो, क्योंकि लेखक भी जो है ना वो कुछ साल पहले स्पैनिश गिटार बजाने की कोशिश कर रहा था। तो वो सोचता है शायद ये मेरे बारे में कह रहे हो कि मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, स्पैनिश गिटार बजाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसने कहा कि आप परेशान मत होइए, मैंने ना मुझे बुरा भी लगा काफ़ी इसके बारे में, और वो गिटार मुझसे काफ़ी बड़ा था क्योंकि मैं 4 फीट का हूँ और बैठने पर 2 फीट लगता हूँ, वो गिटार मुझसे बड़ा था। तो मैंने एक काम किया, एक रात को मैंने उसके तारों को तोड़ दिया और अब नहीं बजाता गिटार। तो आप मत परेशान हुए उसको सोच करके मेरे बारे में कि मैं अलग सा काम करता हूँ। लेखक जो है इस बातचीत के दौरान कई बार व्हीलचेयर को घुमा घुमा करके अपने हाथों में जो पहना हुआ था घड़ी, उसको देख रहा था ताकि जो 30 मिनट का समय मिला है उससे 1 मिनट भी ज़्यादा ना ले, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि इरिटेट करे वो स्टीफन हॉकिंग महोदय जैसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट को उस समय। इसके बाद लेखक ने हॉकिंग से पूछा कि आप मेरे जैसे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन का काम करते हैं, क्या ऐसा विचार आपको कुछ मदद करता है कि आप दूसरों के लिए मोटिवेशन का काम करते हैं? उन्होंने जवाब दिया नहीं,
यानी कि कंप्यूटर ने जवाब दिया बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि मैं किसी को मोटिवेट करता हूँ। तो जवाब नेगेटिव में आया। लेखक ने अपने आप को गिल्टी फील करते हुए बोला, यार बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि जो है ये इंस्पायर होंगे, क्योंकि ये खुद ही ऐसे हैं, तो ये इंस्पायर क्या करेंगे, ये इंस्पायर क्या होंगे। और महान लोग जो होते हैं वो किसी को इंस्पायर नहीं करते, लोग उनसे इंस्पायर हो जाते हैं। तो राइटर जो है, लेखक जो है आपका फिरदौस, उसे फील होता है कि वो ये ऐसा मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। लेखक ने सोचा, सच में कैसे मदद मिलेगी ये सोचकर कि लोग प्रेरणा पाते हैं। आखिर कैसे मदद मिलेगी, प्रेरणा से क्या मिलता है, जबकि अपना ही जीवन दिन ब दिन सिमटता जा रहा है। यानी कि आप कह सकते हो कि ये बंदा जो है, जो हॉकिंग है या जो ये हैं, ऐसे लोगों का दिन ब दिन जो है वो लाइफ सिकुड़ती जाती है, सिमटती जाती है। जब चल फिर नहीं पाते हैं तो दुनिया की जो एक कमरे में रह जाती है। तो ये किसी को इंस्पायर क्या करेंगे जब खुद की दुनिया जो है वो सिमटती जा रही है दिन ब दिन। तो राइटर ने कहा कि मैंने उन जैसा व्यक्तित्व वाला महान वैज्ञानिक से मिलकर खुद को मैं उस समय सौभाग्यशाली समझ रहा था। यानी कि राइटर को बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे महान इंसान से मिल करके, कि जो किसी को आप कह सकते हो अपना प्रचार प्रसार नहीं कर रहे थे। ये नहीं कह रहे थे कि मैं लोगों के लिए प्रेरणा बना हूँ। आजकल ये होता है कि कोई भी नेता बन जाता है, कोई भी कोई कंपटीशन बीट कर लेता है तो कहता है मैं बहुत गरीब था, बहुत भिखारी टाइप का था, सड़क पर मैं आलू बीनता था, उसको बेच करके मैं ये बन गया, मैं IAS बन गया, मैं पंचर बनाता था, मैं रिक्शा चलाता था। तो ऐसे लोग बताना शुरू करते हैं, प्रचार प्रसार शुरू करते हैं करना। अब सही है गलत है मुझे नहीं पता, बट ये महोदय इतने महान साइंटिस्ट होने के बाद भी लोगों को अपना प्रचार प्रसार नहीं करने देना चाहते। इसलिए ये बंदा कहता है कि मैं बहुत सौभाग्यशाली था उनसे मिल करके। अंततः आधा घंटा बीत गया। अब लेखक ने हॉकिंग से बोला कि शायद मैंने आपको फालतू के प्रश्न पूछ करके आपको बहुत इरिटेट किया, आपको बहुत नाराज़ किया, पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कहने ही जा रहे थे कुछ, बहुत बहुत धन्यवाद, तभी यहाँ से जवाब आई। बात काटते हुए हॉकिंग ने कहा, रुको, अभी जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपना गार्डन दिखाता हूँ, बागीचा दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ। उन्होंने बागीचे के हर भाग को कवर किया था, यानी कि एक एक पार्ट बागीचे का जो था वो खाली नहीं था। जब राइटर जाता है वहाँ पे देखता है तो हर भाग जो बागीचे का था वो कवर था, कोई भी जगह खाली नहीं था। लग रहा था कि वो एक पार्क जितना बड़ा है। व्हील चेयर पर इस तरीके से दोनों लोग जो थे आगे बढ़ते हुए इधर उधर देख रहे थे और वो अपने बाग को मुझे दिखा रहे थे। हम बहुत ज़्यादा बात तो नहीं कर पाए, लेकिन देखते दिखाते 1 घंटा बीत गया, यानी आधे घंटे बात करते हुए, इंटरव्यू लेते हुए, और आधा घंटा उस बाग में बीत गया। इसके बाद हम तैयार थे एक दूसरे से विदा लेने के लिए। मुझे पता नहीं था क्या करना चाहिए। राइटर कहता है कि मुझे नहीं पता था क्या करना चाहिए। मैं उन्हें, राइटर सोच रहा है कि मैं क्या करूं, मैं ना ही उनको किस कर सकता हूं और ना ही मैं उनको पकड़ कर रो सकता हूं। इसलिए मैंने सिर्फ उनके कंधों को छुआ और मैं बाहर निकलने के लिए चलने लगा। मैं चलते चलते फिर से वापस मुड़ा और देखा। मुझे लगा कि वो अपना हाथ हिला रहे हैं मुझे अलविदा कहने के लिए। हालांकि वो नहीं हिला रहे थे, क्योंकि वो हिला नहीं सकते थे, वो अपना हाथ मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे। उन्हें देखते हुए मुझे फील हुआ मैं भी बहुत बहादुर हूँ, भले मैं अपंग ही क्यों ना हूँ। मैं सोचते सोचते यही बात कि मैंने अपनी यात्रा कुशलतापूर्वक पूरी कर ली है। अंततः वह व्हील चेयर पर बैठकर बाहर निकल आया और इस तरीके से एक महान इंसान की मुलाकात एक महान इंसान से सफलतापूर्वक खत्म होती है। भले आंसर शॉर्ट में मिलते हैं, बट एक इंस्पायर करते हैं इंसान को, एक मोटिवेशन देते हैं, एक मैसेज देते हैं कि आपको विकलांग होने पर आपको बुरा नहीं फील करना चाहिए। ये है सोल्यूशन आपके बुक के लास्ट में जो क्वेश्चंस है, आप इसे देख लीजिएगा। जो क्वेश्चंस है वो मैंने लर्न इंस्टा से ली है ताकि आपको बता सकूँ, समझा सकूँ। ये टेक्सचुअल एक्सरसाइज है जो पेज नंबर 104 में है। आप आराम से, अगर आपके पास बुक है आप आराम से देखिए, आपको आसानी से मिल जाएगा। नहीं है तो भी आप आराम से ढूंढिए, आपको मिलने वाला है। जैसे ये पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन, इसमें से आंसर आपको ढूंढना है। इसमें से आपको यहाँ आंसर दिया है चारों का। ये वर्किंग विद द टेक्स्ट 104 पेज में है। पहले क्वेश्चन का आंसर है ये, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको आसानी होगी। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, तीसरा है, चौथा है। इसमें आपके 3 क्वेश्चंस मिले हुए हैं। ये 5वां और 6वां क्वेश्चन और उसका आंसर है। यहाँ पे 7वां और 8वां क्वेश्चन आंसर है। फिर ये 9th और 10th है, फिर 11th। ये 11th क्वेश्चन बड़ा है इसलिए आंसर यहाँ पर लिखा गया है। ये 106 पेज में है। क्वेश्चन नंबर 1 ये भी बड़ा है इसलिए इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है। इस क्वेश्चन दूसरे का जो है ये क्वेश्चन है पूरा का पूरा, और ये यहाँ पर आंसर यहाँ से शुरू हो रहा है। ये 3rd का ये आंसर है और इस तरीके से 4th का आंसर और आपका सोल्यूशन खत्म होता है। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा, कहानी समझ में आएगी।
कहानी पसंद आई होगी तो आप लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कुछ पूछना होगा, कुछ सुझाव देना होगा तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, घंटा बजा दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कहानी के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।